नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं प्राची भटनागर और मेरे साथ आप देख रहे हैं नोएडा और गाजियाबाद की आम समस्याओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम परेशानियां। दरअसल आम आदमी जीवन में हर पल समस्याओं का सामना करते हुए ज़िंदगी गुजारता है और ये छोटी छोटी परेशानियाँ ही हादसों की वजह बनती हैं। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाने वाली खोड़ा कॉलोनी की समस्याओं पर पेश है एनएनसी न्यूज़ की संवाददाता कोमल की एक स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक तो हमारे इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और ना फ़र्क पड़ने कुछ दिखाई दे रहा है अभी तक। और हमारी गली में तो कोई देखने भी नहीं आता है और ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। जिसको बोलते हैं ठीक है सर कर देंगे और कभी नहीं आते वो लोग देखने के लिए भी। सफाई के अलावा और भी कई समस्याएं सामने आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतप्रीत के साथ मैं कोमल मिश्रा, एनएनसी न्यूज़। तो ये थी खोड़ा कॉलोनी के लोगों की समस्याएं। खैर, अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनका निदान कब तक करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो नोएडा के 12/22 चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ एक भीषण हादसा हुआ। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता अनन्या की इस घटना पर एक खास रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं सेक्टर 12/22 में, जहां पर एक जाम लगना, ट्रैफिक लगना एक तमाम समस्याओं में से एक है। लेकिन एक और समस्या बड़ी आ चुकी है यहाँ पर। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रक जो है वो पलट चुका है, यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ये बातें भी स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं है कि एक्सीडेंट का कारण क्या था। ना ही मरने वालों की संख्या पता चली है, ना ही घायलों की संख्या पता चली है। यहाँ पर पूरी दमकल की गाड़ियों ने चारों तरफ से जगह को घेर रखा है। यहाँ पर पुलिस ने जो है जाम जो है बहुत मुश्किल से लग चुका है। पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ना पुलिस इस पर केंद्र पा रही है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त का कारण अभी भी स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं किया गया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसको काफी जान माल का भी नुकसान हुआ है और भारी नुकसान बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने अपनी आंखों में इसको बसा लिया है और हम इनसे यही पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले प्रश्न हमारा ये कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, बताइए। ये हादसा हुआ है गाड़ी वाले की लापरवाही चाहिए। इसमें जो मशीन लगी हुई थी, इन्होंने इसको प्रॉपर बांध के नहीं रखा है। इसके गाड़ी के अंदर कुछ गैप था, जो इन्होंने यूटर्न मारने से मशीन एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जा टकराई, उससे ये गाड़ी पलट गई और जान माल का क्या नुकसान हुआ, क्या आपने वो देखा? ये तो अच्छा हुआ, इस गाड़ी के नीचे कोई आया नहीं, अदर कोई था नहीं। आरएमसी गाड़ी में आगे बढ़ा रहा था, जिससे कि वहाँ यूटर्न बना हुआ था। लोगों को इधर पहले से ही कर लिया गया था, इस चक्कर में किसी का हादसा नहीं हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो चालक की लापरवाही कह सकते हैं। हाँ जी, लापरवाही। तो जैसा आपने देखा कि चालक की लापरवाही की वजह से एक और जो है दुर्घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर जाम लग चुका है, यहाँ पर तमाम लोग जो है इससे जूझ रहे हैं। क्या वीडियो जर्नलिस्ट सतप्रीत के साथ मैं अनन्या त्यागी, एनएनसी न्यूज़। महिला सुरक्षा को लेकर के कई मुहिम चलाई जाती हैं। सरकार के अपने वादे हैं, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। दामिनी की दर्दनाक दास्तान ने लोगों को झकझोर तो दिया था, लेकिन हालातों को देखते हुए लगता है कि समाज ने इससे ना कोई सबक लिया, ना ही संकल्प। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले इसी समाज का हिस्सा होते हैं। महिलाओं की समस्या का जायजा लिया हमारी संवाददाता दीक्षा जायसवाल ने। आज हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के बाहर, जो कि आम जनता के आने जाने और यात्रा करने का मूल सूत्र है। यहाँ पे भीड़ भाड़ का होना बहुत ही आम बात है, लेकिन इस भीड़ भाड़ की आड़ में हो रहा है महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, जो कि इंसानियत के ऊपर है काला धब्बा। तो आइए जानते हैं यहाँ की रोजमर्रा की यात्रा करने वाली जनता से कि इस कथन में कितनी सच्चाई है। आप यहाँ से रोजाना कितना ट्रेवल करती हैं? मैम, मैं आए दिन मैक्सिमम 1 या 2 डेज के बाद रेगुलर ट्रैवल करती हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम भीड़ होती है। कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से लोग औरतों के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके कुछ मना करने के बावजूद भी वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ तो होती है कि डायरेक्ट बोल देती है, कुछ तो नहीं बोलती। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरफ से उनके मोटिव या फिर रेगुलर ट्रैवल करने की वजह से बहुत परेशानी क्रिएट होती है। तो ऐसा ना हो, ऐसा हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट किया जाए। यहाँ पे डेली पैसेंजर हूँ, डेली ट्रैवलिंग करती हूँ और यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हुए मुझे डर भी लगने लगा है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। एक बार मैं ऑटो से ट्रैवल कर रही थी, तो उसमें मेरे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और उसके लिए फिर मैंने काफ़ी मतलब स्टेप भी लिए थे। उसके अगेंस्ट मैंने काफ़ी स्टेप भी लिए थे, बट उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया था। मुझे ऐसा कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला था उसके लिए। तो जैसा कि आपने देखा, महिला की सुरक्षा केवल बोलने से नहीं, सरकार द्वारा कड़े कदम उठाने से आएगी। कैमरामैन सतप्रीत के साथ दीक्षा जायसवाल, एनएनसी न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में यात्रा का मुख्य साधन बन चुकी मेट्रो रेल इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिल्ली मेट्रो की सुविधाओं के बारे में यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता
ध्रुव बडोला की पेश है एक रिपोर्ट। मेट्रो ने लोगों की जिंदगी में यात्रा को बहुत ही सहज और सरल बनाया है, ऐसा कहा जाना बहुत ही आम बात है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि लोगों के लिए रोजमर्रा यात्रा करने का मूल स्रोत है। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ मूल निवासियों से कि मेट्रो ने किस तरह से उनकी जिंदगी में सहजता और सरलता बनाई है। जी, जब से हम दिल्ली में आए हैं तब से मेट्रो यूज़ कर रहे हैं और इसने मतलब काफ़ी टाइम की बचत होती है, इससे पैसे की भी बचत है और काफ़ी कन्वीनियंट है, हमें आने जाने में कोई समस्या नहीं होती है। और मैं तो यही चाहूँगा कि बल्कि हर सिटी में मेट्रो होना चाहिए। इसने लाइफ को ही बल्कि सिक्योर नहीं किया है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी है और काफ़ी तरह टिकट का झंझट नहीं है, मेट्रो कार्ड से हम लोग यूज़ करते हैं और ऐसा होना चाहिए, हर सिटी में होना चाहिए मेरे हिसाब से। बच्चों के लिए लिफ्ट लगाई हुई है, उसमें आराम से जो लोग जा सकते हैं, सीटें हैं, मतलब देखते हैं आजकल तो नौजवान पढ़े लिखे हैं, खुद ही देख के वो सीट खाली कर देते हैं। और PM मोदी जी ने जो जैसे नारा निकाला स्वच्छ भारत, ज़्यादातर देखा जाए स्वच्छ भारत जैसे वो इसका मेट्रो का सबसे बड़ा योगदान है। मेट्रो से हमें काफ़ी आसानी हो गई है आने जाने में और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी जो दिल्ली में लोकल चलने की वो तो ज़्यादातर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और इजी कन्वीनियंस हो गया, मतलब जगह जगह आप इजीली जा सकते हैं। अगर जैसे 4 से 6 कोचेस किए थे, 6 से अगर 8 कर दें और 8 से थोड़ी और बढ़ा दें तो बहुत ही बेटर हो जाए। जो थोड़ा बहुत रश चल रहा है वो सब एडजस्ट हो जाएगा। 2 कोचेस हर ट्रेन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 वाली 8 में हो जाए, 8 वाली 10 में हो जाए तो और भी ज़्यादा बेटर सुविधा हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है कि मेट्रो से यहाँ की आम जनता को काफी लाभ हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सतपुर के साथ ध्रुव बडोला, NMC नोएडा। एक तरफ शिक्षा का तेजी से व्यवसायीकरण हो रहा है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्ञान दान को ही सबसे बड़ा दान माना है और एक सार्थक पहल की है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करने की जगह कुछ करने का संकल्प लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश शर्मा जी की, जो दिल्ली यमुना बैंक क्षेत्र में एक पुल के नीचे उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो शायद इस दौड़ती दुनिया में अधिकार से वंचित हैं। उनकी एक सार्थक प्रयास पर पेश है हमारे संवाददाता दीपांशु और सचिन की एक स्पेशल रिपोर्ट। आपने इस स्कूल में ऐसा क्या देखा कि आप यहाँ अपना घर बार छोड़कर आती हैं, अपना इतना कीमती सामान। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर इंसान अपने लिए सोचता है, आपने ऐसा क्या सोचकर इस स्कूल में ज्वाइन किया? स्कूल का यहाँ मैं आती हूँ, देखा बच्चों को बहुत ज़रूरत है शिक्षा की और कई बच्चों में इतनी लगन है कि वो पढ़ना चाहते हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था आप जानती हैं कैसा है। तो मैंने देखा कि 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम मिलता है, टाइम दूँ इन बच्चों को, पढ़ाई का समझाऊँ, मोरल वैल्यू मोरल शिक्षा की तरफ भी मेरा झुकाव है कि बच्चे क्रिमिनल नहीं बने, बच्चे देश के लिए नाम रोशन करिए। बच्चे यदि देश का भविष्य है तो भविष्य को यहीं से सुधारा जाए और उनको पढ़ने, शिक्षा मेरे लिए सबसे अहम चीज़ मानी जाती है। मेरे को लगता है शिक्षा होने से उनको सब चीज़ ज़रूरत है अपने आप पूरी हो जाएगी। तो शिक्षा की वजह से मैं देने के यहाँ आती हूँ। तो मैम, अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत प्यार से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर लगता है टाइम देना मेरा यहाँ उचित है, सार्थक जा रहा है समय की जगह। मैम, मेरे जनता के जहन में एक और सवाल है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार से आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आप कैमरे के ज़रिए जनता के सामने रखना चाहेंगी? नहीं, मेरी सरकार से किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। मैं खुद जिसकी बात है वो मैं नहीं जानती किसी और के लिए, पर मैं खुद के लिए कह सकती हूँ कि अपनी इच्छा से आती हूँ और जिसको जैसा अच्छा लगता है करे। क्योंकि सरकार और किसी मिनिस्टर किसी तरह की मैं मतलब सहायता के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि सरकार को पहले ही सब कुछ पे पता है, नहीं है इसका नहीं है। थैंक यू मैम। जिनका नाम है लक्ष्मी सर। जी हाँ, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी, आगे उन्होंने क्या सोचकर ये विद्यालय खोला। हम आइए इनसे बात करते हैं कि आपने क्या सोचकर, आपने क्या ये सोचा कि यहाँ के गरीब बच्चों के लिए ऐसा काम कर रही है, या आपने क्या और क्या क्या सोचकर ये शुरुआत की? देखो, मैं लक्ष्मी चंद्र, बिहार के एक झुग्गी झोपड़ी में पला ढला बालक, उसी समय से याद कर लिया था कि भाई जीवन में कुछ आए हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि गरीबताई से पनपते हुए हमारे जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिला। यहाँ तक कि है कि हमारे माता पिता खेतिहर मजदूर थे, परंतु कोई भी सहारा नहीं मिलने की वजह से हम इस लाइन में उतर गए। जहाँ तक हमने अपने आप में काबिलियत तो था शिक्षा का, लेकिन उस मुकाम को नहीं पा सका जिस मुकाम के लिए हम सोच रहा था। अंततः मैं गरीब बच्चों के लिए
बढ़ाने के लिए कसम खाया। माता पिता को कहा कि जब आपका बेटा कहीं भी निकलेगा तो शान शौकत से रहेगा, सास शौकत से जिएगा। यह एक ऐसा कारनामा करने का उद्देश्य उसी समय से ठान लिया था कि मैं दूसरों की सेवा करने के लिए ही आए हैं और दूसरों की सेवा करने के उपरांत ही हमारा ये इज्जत और सम्मान मिलेगा। जो आज दुनिया के सभी तमाम देशों के लोग हमसे मिलने के लिए गौरव से आते हैं, पूछता है कि लक्ष्मी चंद्र सर कौन है, तो बड़ा सम्मानित ढंग से वो हमारे साथ पेश आता है और दुनिया के तमाम देश के लोग भी हमसे बड़ा गरिमापूर्ण स्थिति में आते हैं, मिलते हैं, हमें बड़ा प्रसन्नता होता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे हाँ। कि जैसे हमें पता है कि इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान आपका है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके पीछे और कौन कौन इस संस्था या इस विद्यालय को चलाने में, आप उस यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी योगदान है? हमारे साथ कुछ टीचर जो आते हैं वो भी हमारा सहारा देते हैं। क्या कभी कभी नाम बता सकते हैं? जो टीचर कुछ नहीं जानते हैं वो हमसे पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं, उनको सिखाते हैं कि इस तरह से शिक्षा को देना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। टीचरों को भी हम कहते हैं कि भाई इससे ऐसा करने की कोशिश करो ताकि बच्चे भी अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि जनता जानना चाहती है कि इस विद्यालय को चलाने में सरकार का कुछ योगदान, कुछ ऐसा उन्होंने किया कि ये विद्यालय इस स्तर से कुछ और आगे बढ़ सके? हमारे देश का भयावह स्थिति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और गांव में बसता हुआ यह देश अनेक वातावरण से उलझ रहा है। वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, भटक करके दूसरे फील्ड में उतर जाते हैं, हत्यारा खूंखार आतंकवादी बन जाता है। तो उस हालत में शिक्षा का सर्वोपरि सहयोग की ज़रूरत है। हम समाज के सभी लोगों से यही कहते हैं कि जो शिक्षित वर्गीय लोग हैं तो शिक्षा के महत्व को वहाँ तक पहुँचाने में योगदान दें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़।